मैं ऑल इंडिया रेडियो से हरेंद्र आजाद। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं श्री प्रीतेश कुमार तिवारी जी। आप वाराणसी मंडल में मंडलीय सलाहकार हैं बाल संरक्षण यूनिसेफ में। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है, आज पूरा देश क्या वरन पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 नामक महामारी, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के वजह से आए दिन तमाम लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। और इस तरह से हमारा मंडल वाराणसी मंडल भी प्रभावित है। और इसमें कोविड-19 से संक्रमित लोगों की सेवा में कई रूप में आप जुड़े हुए हैं। अनवरत आप वाराणसी सिटी सेंटर के वार रूम से, फोन कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर आप इसके समाधान आम लोगों को बताते हैं और इसके इतर आप और कई कार्य करते हैं। तो श्री तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी। जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे थे और हमारे श्रोता आपके माध्यम से कोविड-19 का जो संक्रमण है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, इससे जी। किस प्रकार बचा जाए और खुदा न खास्ते अगर किसी को हो जाए तो इसके उपरांत क्या करना चाहिए? देखिए हरेंद्र जी, क्योंकि जो आपने ये सवाल किया है और जो श्रोतागण ये सब सुन रहे हैं, जी, सबसे बड़ी तो हमें ये जानने का और समझने की जरूरत है कि जी, कोरोना वायरस से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जी, जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा, शायद ये वायरस हमारे सिर्फ शहर से नहीं, हमारे प्रदेश से और हमारे देश से ये चला जाएगा। जी, जी, हुआ क्या है कि ये वायरस और आमतौर पे जो वायरस है, सब लगभग हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। बहुत जी, सारे वायरस, फ्लू हमें होता है, हमें खांसी छींक जुबान होती है, हमारी तबीयत खराब होती है, हमारे यहाँ मलेरिया, कैंसर, डायरिया, HIV, एड्स, बहुत गंभीर बीमारियां हैं। कोरोना वायरस तो तब तक बहुत छोटी बीमारी है। जी, जी, हुआ क्या है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन और कोई एक मेडिसिन हमारे पास नहीं है, तो वो जी, शायद हम उसको जो प्राथमिक स्तर पर रोकने की प्रक्रिया है, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये टीवी और न्यूज और कई जगह हम लोगों ने अलग अलग देशों में देखा है, तो वो एक डर का माहौल बन गया है। जी, अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस से बचने के बहुत ही आसान तरीके हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जिले की प्रशासन, सभी लोग बराबर बातें कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3-4 चीज पर अगर ध्यान दें, जी, जी, तो हम कोरोना वायरस से सिर्फ बच नहीं सकते हैं, बल्कि और लोगों पे ये इन्फेक्शन फैलने से भी रोक सकते हैं। जी, तो हमें ये देखना होगा कि कोरोना वायरस जो फैलता है, वो हमारे शरीर में अगर जाता है तो वो कैसे जाता है। जी, तो जो अभी तक क्योंकि जो जानकारी हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से, यूनिसेफ से, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार से या हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली है, वो संक्रमण हमारे आंख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जी, आमतौर पर एक इंसान लगभग दिन में 100 से ज्यादा बार अपने चेहरे को छूता है। जी, जी, तो इसीलिए सरकार या प्रशासन या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो बार बार कह रही है कि हम अपने हाथ को बराबर धोएं, जी, 20 सेकंड कम से कम, क्योंकि जो वायरस है वो साबुन से जो संपर्क में आने के बाद अगर हम उसको 20 सेकंड तक लगातार रगड़ते हैं, जी, तो वो खत्म हो जाता है और हमारा हाथ स्वच्छ हो जाता है। जी, तो क्योंकि अगर अगर हमको लगता है कि हम अपने चेहरे को और अपने आंखों को छूने वाले हैं, अगर उससे पहले ही हम अपने हाथों को धो लें, सैनिटाइज कर लें, जी, तो वो वायरस हमारे शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए हम अनजाने अनजाने में अपने चेहरे को छू लेते हैं जी, जी, और हम उसे समझ में नहीं पाएंगे कि हमने कब छुआ, इसलिए हम निरंतर कम से कम 2 घंटा जो कहा गया है, हम तो कह रहे हैं कि 2 घंटा नहीं, जब कभी भी अगर हमको लग रहा है हमने किसी चीज को छुआ है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, अगर जी, उसको हमने छुआ है तो हमें अपने हाथ को उसको धो लेना चाहिए। दूसरा चीज है कि मास्क। देखिए क्या होता है कि जैसे इसमें कहा गया है कि इसमें हो सकता है आपको छींक आएगा, जी, इसके जो लक्षण है उसमें हो सकता है आपको बुखार आए, हो सकता है आपको खांसी आए, हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत हो, गले में दर्द हो, लेकिन ये चीजें नॉर्मल लाइफ में भी होती है। ऐसा हाँ, नहीं और कि कई अगर आप, केसेस में तो ये सुनने को भी मिल रहा है कि कई लोगों को ये लक्षण भी नहीं पाए जा रहे हैं, तब भी वो बिल्कुल संक्रमित होते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल वही वही हम कह रहे हैं। हमारे देश की जो सबसे अच्छी चीज, कहते हैं कि आज के युग में जी, जब लोग कहते हैं कि कोई चीज खराब होती है तो बेकार है, लेकिन बहुत खराब चीजें किसी समय बहुत अच्छी होती है। हमारे देश निश्चित का रूप से। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है विदेशों की तुलना में।
जी जी ये जो आप अमेरिका में, इटली में या फ्रांस में भी चल रहा है या चाइना में हुआ, वहां पे उनका इम्यून सिस्टम वास्तव में इतना मजबूत नहीं जितना हम भारतीयों का है। जी लेकिन हमारी रहने की जो पद्धति है या हमारी जो व्यवस्थाएं है, हमारे यहाँ जो धूल का संक्रमण है, बहुत सारी जगह पे गंदगी रहती है, हम उसी में जीवन यापन करते हैं, मिट्टी में हम जीते हैं, गाँव की मिट्टी, गाँव की सोनी होती है। जी और जी आज सर उसी की वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं कर पा रहा है हमें। इसीलिए निश्चित रूप देखिए से। हमारे यहाँ संख्या भी कम है और लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। जी लेकिन जी जो कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे जिसको कैंसर हो सकता है, या फिर उसके सीने में कोई समस्या हो सकती है, या उसका ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप है जी जी उसमें कहीं समस्या होगी, या उसके लंग्स में कोई समस्या होगी, जी वहां जी पे उसको घातक प्रभाव कर रहा है और हो सकता है इसमें व्यक्ति बीमार ज्यादा पड़ रहा है या फिर उसकी मृत्यु हो जा रही है। जी जी। अगर इन केस किसी को ये संक्रमण हो जाए, कोई इस बीमारी की चपेट में आ जाता है, तो उसके उपरांत एक मन में परिजनों को और स्वयं उस व्यक्ति के मन में भी एक बड़ा भय बना रहता है कि अरे बाबा, हम तो बहुत कोरोना बहुत से ग्रसित हो बढ़िया गए। सवाल आपने किया आनंद जी जी। जी और आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, जी आज जी पूरे विश्व में इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि एक जो ये संदेश चला गया है, जैसे लग रहा है कि कोरोना वायरस का जो मरीज है वो उसने कोई अपराध कर लिया। निश्चित रूप से समाज के कई लोग भी उससे दूरी बनाना शुरू कर दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जी तो जी ये इसी को लेके भारत सरकार ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूनिसेफ ने, WHO ने, सबने मिलकर काउंसलिंग की एक पैनल तैयार किया है। इसीलिए जी कि ऐसे लोग, जो लोग मरीज हैं या ऐसे जो उनके संपर्क में आ रहे हैं या उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनको ये जागरूक करना है। हमारे बनारस के जिलाधिकारी कौशल शर्मा सर ने बार बार इस चीज को फोकस किया है कि देखिए, मरीज कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं या फिर जो उसके घर के लोग हैं, वो उसके साथ एक उचित दूरी जरूर रखें, सुरक्षा जी और स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन मन में दूरी नहीं रखें। जी जी। हमें ये समझना होगा कि वो एक मरीज है और वो 10 या 15 दिन में सही हो जाएंगे। वो कोई अन्य सभी अच्छी, बीमारियों की तरह यह भी बीमारी है, बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल बीमारी बिल्कुल होता है, बिल्कुल आदमी दवा इलाज करवाता है, फिर सही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी समस्या क्या है इस बीमारी की कि इस बीमारी में हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बीमार हैं, क्योंकि ये बीमारी का लक्षण आने में लगभग 12 से 14 दिन लग जा रहे हैं। जी जी। तो कई बार होता है कि मान लीजिए कि हाँ जी, मान लीजिए मुझे ही कोरोना है, निश्चित रूप लेकिन मैं से। ये जी नहीं कह सकता कि मुझे है। जी क्यों? जी क्योंकि मैं ये जांच मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मुझे खांसी भी नहीं आ रही है, मुझे छींक भी नहीं आ रही है, मुझे बुखार भी नहीं हो रहा है, मेरे गले में भी दर्द नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर कोरोना हो। जी जी तो जिस दिन मुझे ये लगता है कि यार शायद ऐसा कुछ मुझे संदेह लग रहा है 10 या 12 दिन के बाद, मुझे तत्काल प्रभाव से अपने स्वास्थ्य विभाग को, या कुछ नहीं हो सकता है तो हम 112 नंबर पर पुलिस को फोन करके ये बोल सकते हैं कि साहब मेरी ये चीज समस्या है और इसको देख लीजिए। वो आपको तत्काल आपका जांच कराएंगे। जांच जी कराने के जी बाद अगर आपको उसका कोरोना पॉजिटिव मिलता है, जो संबंधित हॉस्पिटल है या फिर जो कोरोना इस तरीके से विशेष कमरे बनाए गए हैं, आप देखिए भारत सरकार ने लगभग 1 लाख से ज्यादा मरीजों के लिए रेलवे जो होता है ट्रेन, जी जी उस ट्रेन के अंदर भी इसकी व्यवस्था कर दी है जी जी कि अगर भविष्य में, क्योंकि देखिए अभी आज हमारे पास लगभग 50,000 केस चल रहे हैं पूरे भारत में, जी लेकिन भारत सरकार ने अभी भी 1 लाख से ज्यादा मरीजों की व्यवस्था कर दिया है कि हो सकता है कि अगर बढ़े तो उनको वहां पे सुविधा मिल सके। जी 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 तो हमें डर इस बात का है कि अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होता है इसमें, जो काफी गंभीर मरीज होते हैं या जी फिर जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, या 10 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर इनको समस्या आएगी तो हो सकता है इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। जी तो ये वेंटिलेटर हमारे यहाँ उस मात्रा में नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं हमारा भारत की जनसंख्या और व्यवस्था में कमी है। जी तो वो डर सरकार और प्रशासन को है, तो अगर एक साथ अगर 5-6 लाख लोग आ गए तो जी सभी लोग को वेंटिलेटर दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो वो उस डर से हम सबको बचने के लिए ये जो दूरी है, ये जो व्यवस्था की गई है, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी के तौर पे करना है, अपने आप को बचा के रखना है, बूढ़े लोग को, बच्चों लोग को खास ध्यान देना है कि उनको किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने दें और उनको इससे बचा के रखें। निश्चित रूप से हमें बीमारी से नहीं डरना है, बीमारी के उपरांत जो संभावित अन्य खतरे हैं बिल्कुल उनसे डरना है, ताकि वे बिल्कुल खतरे बिल्कुल। हमारे समाज में, हमारे बीच में, हमारे परिवार में नहीं आए और हम सब सुरक्षित रहें। और तिवारी जो जी। हरदीप जी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण जी बात हम इसलिए कहना चाहेंगे कि आपके मैसेज से जो अभी तक हम लोग ने महसूस किया है, कई बार क्या हो रहा है, आपने भी टीवी में देखा होगा, बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, जी जो मरीज हैं वो भाग रहे हैं। जी 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 जी। वो भागने का जो प्रक्रिया है वो यही है, ऐसा नहीं कि वो इलाज से भाग रहे हैं। हाँ हाँ वो इसलिए भाग रहे हैं कि उनको एक सामाजिक बहिष्कार मिल रहा है, उनको लग रहा है कि अगर मुझे कोरोना हो गया और मेरा नाम आ गया
तो मुझे बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं इन श्रोताओं को, सभी लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज हम किसी भी कोरोना मरीज का सामाजिक बहिष्कार ना करें, उसे कोरोना ना कहके कोरोना से पीड़ित या संक्रमित व्यक्ति कहें। निश्चित रूप से, और स्वयं आगे आए बिल्कुल, उनका और सम्मान करें, उनको उनको मनोबल ये दें, उनको। हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाना है, तो निश्चित रूप से हमें आगे आना होगा। अगर हमें कोई समस्या है तो अगर हम स्वयं बताते हैं तो हमारा परिवार बचा रहेगा, हमारा समाज बचा रहेगा, और कुछ दिनों की तो बात है, स्वयं हम भी बच जाएंगे, बिल्कुल। सुरक्षित हो जाएंगे, हम भी स्वस्थ हो जाएंगे। और अभी आप देखिए भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को किया। ये लॉकडाउन आपने देखा है, ये लॉकडाउन सिर्फ इसको दूर करने के लिए नहीं था, हमको जी अपनी जी व्यवस्था को मजबूत किया है हमने। जी जी आज हम पूरी तरह से सक्षम है, आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट है, हमारे पास डॉक्टर्स तैयार है, हमारे पास हॉस्पिटल्स तैयार हो गए, हमारे पास वेंटिलेटर तैयार हो गया है, हमारे पास आइसोलेशन रूम तैयार हो गए हैं, जी क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे पास तैयार हो गए, और हम पूरी तरीके से तैयार है कि अगर भविष्य में एक लंबी लड़ाई लड़नी हो जी जी तो सरकार या प्रशासन पीछे नहीं हटने वाली है। हमें जी इसमें चाहिए जनता का सहयोग, और जनता का सहयोग सिर्फ इतना है कि वो एक दूरी बनाकर रखें, अपने आप को सफाई में रखें, बड़े बुजुर्ग को घर में रखें संभाल के। और जी अगर कोई मरीज मिलता है, किसी तरह का किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है, अगर किसी व्यक्ति को लगातार 3-4 दिन से खांसी आ रही है, तो वो चुपके से कोई मेडिसिन ना खाए, वो प्रशासन को फोन कर दे। जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है बनारस की 1077, वो उस पर फोन कर सकते हैं। जी, उसके अलावा 1077, 1077 जी जी जी। अगर मान लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फोन आते हैं, तो आप पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 है, आप जी उस पर फोन कर सकते हैं, वहां पे उनको सुविधा दी जा सकती है। जी और जी उसके अलावा हमारे प्रशासन में कुछ काउंसलर जो जी कि इस पे एक्टिव है, जो खैर बीएचयू और अलग अलग जगह से है, उनके नाम और नंबर भी पुलिस प्रशासन ने भी, जिला प्रशासन ने भी, और हमारे नगर निगम से जो नगर आयुक्त महोदय है, उन्होंने भी वार रूम में जी एक चस्पा किया हुआ है। जी तो मैं कुछ लोगों के नाम इसमें बता देता हूँ, उनके जी नंबर भी हैं, अगर श्रोता कोई भी इनसे संपर्क करना चाहे तो निःशुल्क इनसे बात कर सकते हैं। वो जी इनको सिर्फ मेंटल हेल्थ, सोशल साइको सपोर्ट नहीं करेंगे, जी जी बल्कि उनको ये रास्ता भी बताएंगे कि कैसे वो अपना और अपने परिवार का या समाज का बचाव कर सकते हैं। जी जी तो कौन डॉक्टर जी डॉक्टर अंशु शुक्ला जी हैं, जी जिनको नामित किया गया है। उनका नंबर है 9792867222। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, नाइन जी सेवन नाइन टू 867222। दूसरे जी हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। इनका मोबाइल नंबर है 8887833008। इनका नंबर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 8887833008। इसी तरीके से डॉक्टर उषा वर्मा जी हैं, 9838055292। इसी तरीके से डॉक्टर प्रियंका तिवारी हैं, 7376556596। इसी तरीके से डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी जी हैं, 9935648236। जी। ये बहुत तो सारे वारुण जी, नंबर ये हैं। तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हुए, जो समय पर जो कोई भी श्रोता अगर किसी तरह की जानकारी इस महामारी बिल्कुल। से संबंधित लेना चाहता है तो ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जो कई चिन्हित शेल्टर होम्स है, आइसोलेशन जी सेंटर है, जी क्वारंटीन सेंटर है, और उसमें रहने वाले लोग हैं जो जी कई तरह के, कई माने मानसिक रोगों के भी शिकार हो जा रहे हैं। एक तरह से जी जी उनके ऊपर मानसिक दबाव बना रहा है, उनको जी कई भविष्य की चिंताएं हो रही हैं। जी तो उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग किस प्रकार से परामर्श देते हैं? जी। इसमें जो हमारा वॉर रूम की, जिसकी आप अभी शुरुआत से ही चर्चा कर रहे थे, जी तो जी वाराणसी नगर निगम में एक स्मार्ट सिटी के तौर पे आप, जो हम बनारस काम कर रहा है, स्मार्ट सिटी में बनारस का चयन हुआ है। जी इसके तहत सिगरा पे उद्यान के पास में एक वॉर रूम का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, वहाँ कंट्रोल रूम पूरा बना हुआ है। जी नगर आयुक्त तो गौरांग राठी सर के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है पूरी तरीके से। जी और जी इसमें लगभग 21 हमारे काउंसलर्स हैं, जो कि साइकेट्रिक भी है उसके अंदर प्रोफेसर्स भी हैं, उसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लोग भी हैं। ये सभी लोग रूटीन वाइज और जी डे वाइज के हिसाब से टीम बनी हुई है। इसमें हम लोग दो तरह से बात करते हैं। एक तो जो आपने बताया क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन, तो जी हमारी टीम जो चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति और जिला बाल शिक्षण इकाई, इन सभी जी के लोग मिलके उस जगह जाते हैं। वहां पे लोगों से हम बात करते हैं, उनके जो समस्या है उसको हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करके हम फिर जो भी हमारे एक्सपर्ट है हम उनको बताते हैं।
और फिर उनके माध्यम से वीडियो कॉलिंग, क्योंकि अभी आपको पता है कि मूवमेंट नहीं है, जी तो वीडियो कॉल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से उन सभी लोग से चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से उनकी एंजाइटी को दूर किया जा सके, किस तरीके से उनके जो डिप्रेशन का जो एक चीज हो जाती है कि अगर जी आप 1 महीने से क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में है, तो आपको एक अलग से परेशानी होती है, अपने घर परिवार की याद आती है, भविष्य की चिंता होती है कि आगे क्या होगा। तो जी उसमें कई बार इंसान बोल नहीं पाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसको दूर करने के लिए ये टीम वहां पे कंटिन्यूअस काम कर रही है। और जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताया 1077, जी वो हमारा ही है। उसके अलावा सारे एक्सपर्ट्स के नंबर और टाइम लिखे हुए हैं, जो कि जी न्यूज पेपर के माध्यम से और अलग अलग जो हमारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, जी सब जी। जगह इसको डाला गया है। यानी कि आपके वार रूम का ये नंबर है 1077। 1077। जी जी, वार रूम पर इस नंबर पे अगर कोई कॉल करे तो वो आपके कोई वार कॉल रूम में करेगा लगेगा और और कोई उसमें एक्सपर्ट से अलग बात करेगा। उसमें जी अलग अलग टीम है। जैसे ही वो बोलते हैं कि मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, तो जी आपको साइकोलॉजिकल टीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ की टीम में भेज दिया जाएगा। अगर आपको राशन की जरूरत है तो वहाँ राशन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आपको कहीं और कुछ समस्या आ रही है, जैसे साफ सफाई करवाना है, सैनिटाइज कराना है, आपको जी जी आपके क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें वहाँ बैठी हुई है। जी जी। अगर कोई माइग्रेंट व्यक्ति है, प्रवासी लोग जो जी जी। वाराणसी में फंसे हैं, वे जी जी। कहीं जाना चाह रहे हों तो उनको भी वहां से हेल्प मिल रहा है। जी, उनको भी हेल्प मिल रहा है। इसके साथ-साथ ही बनारस में पूरी जो टीम है, जी एक टीम का निर्माण किया गया है, जी जिसमें कि बनारस के जनपद में अगर किसी को बनारस ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी जी अगर किसी को कहीं जाना है, तो उसके लिए हमारी टीम तैयार हो चुकी है। जी उसमें अलग-अलग स्तर पे, जैसे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास टोटल 6 अधिकारी हैं, जी जिनके अंतर्गत 3-3 कर्मचारी लगाए गए हैं। जी जी और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के लिए उनका आवंटन हो चुका है। उनके नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। जो जी भी कोई व्यक्ति इच्छुक है बनारस से अलग जनपद में जाने के लिए, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सूचना दे दे, अपना जानकारी बता दे, कैसे जाना चाहते हैं वो बता दे। जी उनके लिए भी पास का निर्गत करके प्रशासन उनको भिजवा देगी। जी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाहर अगर जी अन्य प्रदेशों में कोई जाना चाहता है, तो उसके लिए भी 6 अधिकारियों का चयन किया गया है। और जिसमें कि पश्चिम बंगाल है, आपका सिक्किम है, उत्तर पूर्वी राज्य है, मणिपुर, मेघालय है, जी अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। इसके जी लिए जी हमारे जो अधिकारी हैं, श्री के सिंह जी हैं। जी बिहार बिहार के लिए अमिताभ जी हैं। इसी तरीके से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर के लिए आशीष जी हैं। जी नई दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए श्री नरेंद्र जी हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लिए श्री प्रवीण त्रिपाठी जी हैं, जो जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं। जी जी और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए श्री शाश्वत जी हैं। तो जी इनके नंबर और इनके कर्मचारियों के व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। जो जी कोई भी व्यक्ति आप बनारस के बाहर, आप चाहे किसी जिले में चाहे प्रदेश में जाना चाहता है, जी जी वो इनके माध्यम से अपना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है। और उसका वो पासेस तैयार किया जाएगा, फिर उनको ट्रेन के या बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान पे भेजा जाएगा। यानी कि आपदा की इस घड़ी में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, चाहे बिल्कुल, आपको दवा बिल्कुल। चाहिए, राशन चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए, कोरोना से बचने के उपाय चाहिए, तो आप वाराणसी प्रशासन के मदद से जो वार बिल्कुल, रूम तैयार हुआ है और बल्कि इसका जो इसके हेल्पलाइन नंबर साथ-साथ जी, आर्थिक सहयोग भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो श्रम का काम करते हो, खासकर जी, जी, कंस्ट्रक्शन वर्क का, में बिल्डिंग बनाना, मकान बनवाना या उसकी हुँ, पेंटिंग पुताई करना, लकड़ी का काम करना, या फिर उसके जो टाइल्स के काम होते हैं, या जी, फिर जी, छड़ियाँ होती है, ऐसे कोई भी काम जो मकान बनाने में कार्य किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन जी, में काम किए जाते हैं, जी, जी, ऐसे श्रमिकों को 1000 रुपया देने का प्रावधान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। जी, और जो लोग रजिस्टर्ड है, उनके खाते में पैसा चला गया है, हाँ, हाँ, दूसरी किस्त भी जारी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है, जी, तो जी, वो भी अपने संबंधित श्रम विभाग से बात करके अपना जी, जी। रजिस्ट्रेशन करा के वो आर्थिक सहयोग ले सकते हैं। हाँ, क्या एक इस प्रकार की भी जानकारी सुनने में आ रही है कि वैसे जो हमारे श्रमिक भाई बाहर से आ रहे हैं या प्रदेश के ही हैं या हमारे जनपद के ही हैं जी, और जी। जो इस समय बेरोजगार हो गए थे, अब हुँ, हुँ। धीरे-धीरे लॉकडाउन थोड़ा कम हो रहा है, जी, लॉकडाउन जी। के नियमों में बदलाव हुआ है, तो जी, उनके जी। लिए रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा जी, है। जी। तो अगर जी, कोई जी। रोजगार लेना चाह रहा हो, तो उन्हें बिल्कुल। किस प्रकार से कहाँ संपर्क करना होगा? ऐसी कोई जानकारी आपको उपलब्ध है? देखिए, आपको मैंने जो हेल्पलाइन नंबर बताया 1077, वो बहुत ही मल्टीपल ओके, वो हेल्पलाइन नंबर ओके। है। जी, आप जी। उसपे जिस तरह की भी सहयोग चाहिए, हाँ, उस तरह हाँ। की उसमें व्यवस्था की जा रही है और उससे वो लिंक कर दिया जा रहा है। अच्छा, अब उससे जो संबंधित टीम वहाँ कार्यरत है। सब जिन्हें पूरी अगर किसी मतलब तरह के कार्य करने की ललक है, अगर कोई चाह रहा है कि हमें कोई रोज़गार का अवसर मिले,
तो उस नंबर पे फोन करके, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर 1077 है, वहां बिल्कुल। से उस टीम से बात करेंगे और उनको उस वो तरह की वो आगे दूसरे गाइड जो कर भी देंगे। नंबर है वहां पे वो ट्रांसफर कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से बहुत सारी व्यवस्था हो सकता है कि उस वक्त ना अवेलेबल हो, जी है, जी तो कम से कम ये होता है कि अगर 107 पे आप ये बता देते हैं तो जी वो जी लोग उसको नोट करके और उसकी जानकारी लेके आपको वापस कॉल बैक कर देते हैं और उसकी एक पूरी व्यवस्था चालू कर देते हैं। तो ये हमारे लिए एक सुझाव भी रहेगा। अगर जी मान जी लीजिए कोई जनता इस पे कॉल करती है और अपनी ऐसी कोई बात बताती है जो शायद हमारे रिकॉर्ड में नहीं हो, जी तो जी हमारे जी लिए अच्छा रहेगा कि हम उसको भविष्य में सुधार सकते हैं और वो व्यवस्था लागू करवा सकते हैं। निश्चित रूप से। अब हम बात करते हैं थोड़ी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस महामारी के दौरान खास करके पुलिस विभाग के लोग और स्वास्थ्य कर्मी, जो एकदम फ्रंट लाइन योद्धा हैं, जो अग्रिम पंक्ति में हैं और लगातार निरंतर हम सबके स्वास्थ्य के लिए और पूरे देश को इस महामारी से बचाने के लिए निरंतर युद्धरत हैं। एक तरह से 24/7 सातों दिन 24 घंटा सेवारत हैं। ऐसे में कई हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो एक लंबे समय से अपने परिवार से दूर हैं, निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। वे लोग कभी-कभी अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं। उनका भी एक तरह से साइकोलॉजिकल जो है एक असर हो रहा है, या उनमें से कई हमारे अधिकारी कर्मचारी, या हाल ही में खबर आई थी पुलिस के कई जवान भी संक्रमित होकर क्वारंटाइन जी, सेंटर चले गए जी। थे, आइसोलेशन में चले गए थे। तो उनके मन में कोरोना वायरस के भय को कैसे दूर किया जाए और उनकी मनः स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग किस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं और उनके लिए आप लोगों का क्या परामर्श रहता है? जी सर, क्योंकि जो आपने जिन दो खासकर हमारे पिलर कह सकते हैं जी, जी। स्तंभ है हमारे पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इनके लिए तो निःशब्द मैं कहूंगा, जी, क्योंकि शायद मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं इनकी कितनी ही तारीफ करूं वो कम है। मतलब इस परिस्थिति में काम करना, और क्योंकि देखिए पुलिस विभाग को तो मैं मान भी सकता हूँ कि वो काफी डिसिप्लिन और काफी इन सब चुनौतियों से वो जीते हैं, जी, जी। लेकिन डॉक्टर के लिए एक बहुत कठिन समय होता है उस तरीके जी, से करना। और क्योंकि वो जिस तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, बहुत छोटे स्तर के भी अधिकारी पूरी लगन और शिद्दत से काम कर रहे हैं। जी, तो इनके लिए तो हम सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे और बहुत ही शुभकामनाएं कि इनका भविष्य हमेशा उज्जवल है। और जैसा आपने जी। बोला कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं समस्या है, जी, जी, तो जी। ये बनारस के हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रभाकर चौधरी सर हैं, जी, जी। वो इस चीज को लेकर बहुत सजग है और बहुत ही संवेदनशील है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ उच्च अधिकारियों के बारे में सोचते हैं, वो एकदम निचले स्तर पे अगर हमारा कोई पुलिस विभाग का कर्मचारी है जिसको हम जी, जी। कांस्टेबल कहते हैं, जी, जी। आरक्षी स्तर पे जो होता है, जो कि अगर पुलिस स्तर में देखते हैं तो बहुत ही निचले पायदान पे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। जी, फ्रंट फ्रंट वर्कर वो होते हैं, सबसे आगे वही खड़े रहते हैं। हमारे जितने भी हॉट स्पॉट है या जितने भी हमारे ऐसे मरीज होते हैं उनको लाने के लिए जी। वही लोग सबसे आगे रहते हैं। जी, जी। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है। जी, जी। लगभग जो डेटा है वो 8 से 10 हमारे पुलिसकर्मी आज की डेट में वो कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है। जी, जी। और उनको तो उतनी समस्या शायद नहीं होती है, क्योंकि वो वास्तव में बहुत ही इससे ज्यादा बुरी स्थितियों में उन्होंने काम करना सीखा है, उनकी जी। ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। लेकिन शायद उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए निसंदेह एक डर है, जी, जी। क्योंकि एक तो वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, दूसरा वो बीमार भी है। तो ये पुलिस कप्तान साहब के द्वारा भी एक टीम आइडेंटिफाई कर ली गई है, उसके लिए 7 काउंसलर तय किए गए हैं जी। और जिनके नंबर पूरे पुलिस विभाग में सारे पुलिस ऑफिसर्स को दे दिया गया है, उनके परिवारों में दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है कि उनके परिवार, उनके बच्चे या खुद वो पुलिस अधिकारी बात कर सकते हैं। हमारे पास बराबर फोन आ रहे हैं पुलिस अधिकारियों के जी, और उनके साथ बात की जा रही है, उनके जो भी इश्यूज चैलेंजेस है वो भी किया जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज बात ये सुनिए कि जी। वो पुलिस अधिकारी खुद कह रहे हैं आगे आके कि हुँ, सर हुँ। मुझे खांसी आ रही है, मुझे अपनी जांच करानी है। तो ये एक जी। बहुत शुभ संकेत है कि वो बहुत सजग है, बहुत ही सक्रिय है और वो एकदम इच्छा से आगे आ रहे हैं, वो छुपा नहीं रहे हैं। तो जो जी, हमारे जी। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी श्रोता, सभी जनता आगे आए, खुद आगे बढ़ के आए कि भाई हमें थोड़ी सी ये समस्या है और वो प्रशासन को सहयोग करे इलाज कराने में। क्योंकि निश्चित रूप से वे हमारे समाज के बीच में रह रहे हैं और निरंतर सेवा दे रहे हैं। अगर वे संक्रमित होंगे तो पता नहीं कितने लोग संक्रमित हो जाएँगे। तो बिल्कुल, उनका स्वस्थ रहना, उनका सही रहना बहुत निहायत ही ज़रूरी है और बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, हम सबकी मदद और हम सबकी उनके प्रति पॉजिटिव सोच, उनके प्रति बिल्कुल। हमारी सकारात्मक सोच और उनके प्रति हमारी सम्मान भी होना चाहिए और हम सबको अपनी कृतज्ञता भी निश्चित रूप से ज्ञापित करनी चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन के लोग जो इस तरह से अनवरत सेवा दे रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, निरंतर ही और निश्चय ही प्रशंसनीय हैं।
श्री तिवारी जी, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान और इस महामारी और इस कोरोना काल के दौरान ऐसी कोई एक छोटी सी इंस्टेंस, कोई घटना आपके जेहन में हो जो आपने अभी ऐसा कोई फेस किया हो और जो काफी प्रेरक हो हमारे श्रोताओं से, अगर आप साझा करना चाहें? जो सबसे मैं जो बात करूंगा, जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी लोग हैं, जी, जी। और जिस तरीके से जब हमारे पुलिस अधिकारियों को ये चीज हुआ, जी। तो वो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी साहब, सभी लोग काफी एक तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा एकदम अचंभा था कि अचानक से हमारा एक थाना है जो जी। सिगरा थाना के अंतर्गत आता है, पुलिस चौकी, हाँ, और हाँ। एक साथ हमारे लगभग 14 से 15 पुलिस अधिकारियों को संक्रमण का संदेह हुआ। जी। तो एक आप समझ सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो हड़कंप जाता मच है, गया होगा। हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सारे पुलिसकर्मी एक साथ कहीं मिलते हैं, पुलिस लाइन में जाते हैं, बहुत सारी ड्यूटी हम साथ में करते हैं, जी। बहुत सारे अधिकारी भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो वो एक था, लेकिन मैंने उस वक्त देखा कि पूरे पुलिस अधिकारी बहुत ही सजग और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन में जी। उन्होंने इस नियमों का पालन किया। और जैसा जैसा कप्तान साहब जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दिशा निर्देश मिलता गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, वो क्वारंटाइन पे भी गए, नियम से उन्होंने अपनी जांच करवाई, और जांच जी। करवाने के बाद जब उनको कुछ पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वो जी। जी। बिना किसी एक बात के वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, बराबर संदेह है। और जो दूसरे हमारे पुलिस अधिकारी जो उनके साथ में थे, जी। जिन्होंने अपने साथियों को देखा था कि अरे ये तो मेरे साथ थे और अचानक से बीमार हो गए, उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी ड्यूटी को निरंतर निभाया, जी। और आज वो हॉट स्पॉट पे वो खड़े हैं, और इस उम्मीद से कि अगर उन्हें कोरोना होता है तो वो पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन तो ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। क्या तो बात है, क्या ये बात ये है। जी। इंसिडेंट्स जब मैंने उनकी आंखों में, उनके बातों में सुना, जब मैंने उसको व्यक्तिगत महसूस किया, तो मुझे लगा कि वास्तव में पुलिस बनना सिर्फ नौकरी नहीं है, जी। ये एक समझिए कि एक त्याग है, एक बहुत बड़ा बलिदान है, और शायद हर वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही, और जिनको एक तरह से एक आभासी खतरा जो है, एक मायावी खतरा है, जो सामने मंडरा रहा है, चुनौती एकदम सामने और है वो खड़े हैं वहां पे। और उससे हम निरंतर दो-चार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कम दिल-दिमाग का व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो निश्चित रूप से अंदर से जिसका आत्मबल बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है और जिसके अंदर समाज के लिए, देश के लिए सेवा की भावना है, समर्पण है, वही इस कार्य को निष्पादित कर सकता है। श्री तिवारी जी, आज हमसे दूरभाष पर जुड़ने के लिए और इस कोरोना काल के तमाम अनुभवों को और तमाम जानकारियों को हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरी एक आखिरी विनती रहेगी अपने सभी श्रोताओं को जी। कि अगर कई बार ऐसा मन में आता है कि पुलिस डांट रही है, या हमको कई बार उनको कड़े रूप दिखने पड़ते हैं, लेकिन जी। हमें ये समझना होगा कि पुलिस को अगर अगर हमको बचना है, तो सबसे पहले हमें अपने पुलिस अधिकारियों को बचाना होगा, और पुलिस अधिकारी तभी बचेंगे जब हम उनसे दूरी बना के रखे रहेंगे। निश्चित रूप से तो जो कुछ भी है, लॉकडाउन के पुलिस वाले जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल फायदे हमारे के लिए लिए कर कर रहे रहे हैं। हैं, बिल्कुल। और अगर वो दबाव नहीं बनाएंगे तो कोई डर नहीं रहेगा, और जब डर नहीं रहेगा तो शायद हमसे ज्यादा कोरोना हम पे हावी हो जाएगा। तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, फिर बचने वो की जरूरत है। जी, जी, हाँ, जी, तो जी। वो कहीं ना कहीं कोरोना उसका फायदा उठाएगा, और जी। वो हम सबको इस चपेट मिलेगा। और अगर हमको बचाने वाले अगर बीमार हो गए, तो शायद फिर हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमको अपने बचाने वालों का सम्मान करना है, उनसे दूरी बना के रखना है, और उनके सभी दिशा निर्देश को एकदम अक्षर दर से अक्षर पालन करना है। निश्चित रूप से। चलिए, सुखद भविष्य के लिए तमाम शुभकामनाएँ। आप लोग भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दूरी और बनाकर रखें और जो सरकार की गाइडलाइन है, नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से कोरोना के इस संकट से हम सबको मुक्ति मिलेगी और हम सब आज़ाद होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजन जी, और आप भी और आपकी पूरी टीम अपना ध्यान रखिए, और हम लोग बहुत जल्दी इस कोरोना को खत्म करके एक नए सुखद बनारस की फिर से कल्पना देखेंगे। धन्यवाद।